बिना किसी सबूत के आरोप लगाना और भग जाना अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की पुरानी फितरत रही है। आम आदमी पार्टी की हालत तो ऐसी है कि जो विपक्ष और खास तौर से बीजेपी पर जितना बड़ा झूठा आरोप लगाए वह उतना बड़ा नेता माना जाता है। एग्जिट पोल के नतीजों से बौखलाए आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये लगने लगा है कि अगर नतीजे एग्जिट पोल जैसे ही आए तो आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच सकती है। इसी वजह से पहले संजय सिंह ने बीजेपी पर ये आरोप लगा दिया कि बीजेपी उनके संभावित विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 15-15 करोड़ के ऑफर दे रही है। उनको फोन कॉल्स आ रहे हैं। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर वही आरोप लगा दिए, लेकिन इस बार आरोप लगाकर भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब केजरीवाल को अपने आरोपों को लेकर पक्के सबूत देने होंगे, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी की शिकायत पर एलजीवी सक्सेना ने एसीबी को मामले की जांच सौंप दी। इसके बाद एसीबी की टीम केजरीवाल के घर पहुंच गई। संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर भी एसीबी की टीम गई है, क्योंकि इन तीनों ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद बिक्री के आरोप लगाए थे। केजरीवाल की लीगल टीम ने एसीबी की कार्रवाई को लेकर कहा था कि बिना किसी पूर्व नोटिस के एंटी करप्शन ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पर पहुंची है और केजरीवाल की लीगल टीम के साथ बैठी है। वहीं संजय सिंह का बयान एसीबी दफ्तर में रिकॉर्ड हो रहा है। एसीबी ने कुल 3 टीम बनाई है। आम आदमी पार्टी लीगल सेल के चीफ संजय नसियार ने कहा कि एसीबी की टीम के पास किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं है। वो जब से आए हैं लगातार फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। वहीं एलजी ने कहा कि इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से गहन जांच की जानी चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि हमको शिकायत करना है, उनको ड्रामा करना है। मैं अपने वकील के साथ शिकायत करने के लिए एसीबी दफ्तर जा रहा हूं। एसीबी कार्रवाई करके दिखाए। मैंने आपके सामने फोन नंबर जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से कॉल आया और ऑफर दिया गया है, तो अब इसमें और किस तरह का सबूत चाहिए। हम खुद एसीबी दफ्तर शिकायत करने के लिए जा रहे हैं। संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या एसीबी बीजेपी की शिकायत का इंतजार कर रही थी? जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसके बाद एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अभी तक 16 से ज्यादा लोगों को संपर्क किया गया है। हमने 1 का नंबर जारी किया है। अगर इस पर एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और भी जानकारी देंगे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल और अन्य सीनियर नेताओं ने बीजेपी पर 16 आम आदमी पार्टी के विधायकों को 15 करोड़ रुपए प्रति विधायक देने का आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी ने इन आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ बीजेपी की छवि खराब करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने 6 फरवरी 2025 को एक्स पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गाली गलौज करने वाली पार्टी ने 16 विधायकों को पार्टी बदलने के लिए 15 करोड़ रुपए प्रति विधायक की पेशकश की है। केजरीवाल ने सीधे तौर पर बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। मुख्यमंत्री समेत आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी यही आरोप दोहराए। इससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसके बाद बीजेपी ने एक पत्र के जरिए इन आरोपों का खंडन किया। बीजेपी ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी चुनाव के बाद दिल्ली में अशांति फैलाना चाहती है और बीजेपी की छवि धूमिल करना चाहती है। बीजेपी ने अपने पत्र में लिखा कि केजरीवाल और संजय सिंह ने बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि किन विधायकों को फोन आए, किस नंबर से फोन आए और किसने उनसे संपर्क किया। 2 दिन पहले ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। ऐसे झूठे और भ्रामक दावे फैलाकर केजरीवाल और उनकी टीम दिल्ली में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव नतीजों से कुछ घंटे पहले अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग से हर बूथ के वोटिंग का डेटा चाहिए, ताकि वो अपने डेटा से इसे मिलाकर सियासी रायता फैला सकें। अखिलेश यादव को जैसे ही मिल्कीपुर सीट हारने की भनक लगी, उन्होंने चुनाव आयोग के लिए कफन का ऑर्डर दे दिया। बचे राहुल गांधी तो उनकी गाड़ी अब तक महाराष्ट्र में
फंसी है। इसीलिए महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए कई सवाल भी पूछ डाले। मतलब कि एक बार फिर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने का विपक्ष का इरादा है। राजनीतिक दलों को ऐसी आलोचनाओं से पहले ये सोचना चाहिए कि राजनीति में सत्ता का परिवर्तन का दौर चलता रहता है। किसी भी पार्टी की सत्ता स्थायी नहीं रही है, लेकिन चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में लोगों के भरोसे से ही लोकतंत्र जिंदा है। हर पार्टी ने इसी चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईवीएम के दौर में कहीं न कहीं सत्ता सुख भोगा है। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेताओं ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 के बाद 5 साल में 32 लाख वोटर जोड़े गए थे, मगर लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। 5 महीने में इतने ज्यादा वोटर कैसे जुड़ गए? हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जितने कुल वोटर हैं, उतने महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर ही जुड़ गए। ये वोटर कहां से आए? राहुल गांधी ने दलील दी कि वो चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा रहे, मगर अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। संजय राउत ने आयोग को संबोधित करते हुए कहा कि आप उठिए और कफन से बाहर निकलिए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के मुद्दे को उस दिन उठाया जब 24 घंटे के भीतर दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोट गिने जाने वाले हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की हार से पहले की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की आलोचना अब राजनीतिक मामला है। जीत और हार के बाद कारणों की समीक्षा करना हर पॉलिटिकल पार्टियों का धर्म है और ये जरूरी भी है, मगर पिछले 5-7 साल में विपक्ष ने जिस तरह चुनाव आयोग को निशाना बनाया है, वो चिंता करने योग्य है। देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग, कैग और भारतीय सेना के प्रति देश की जनता भरोसा करती है। इन सभी संस्थाओं ने हमेशा अपने फैसलों और कर्तव्यों से खुद को भरोसेमंद साबित भी किया है। अब राजनीतिक दांवपेच में इन संस्थाओं को खुले तौर से घसीटा जा रहा है। विपक्ष के नेता संसद और सदन के बाहर जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, वो शक सुबह पैदा करती है। संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ नैरेटिव क्यों गढ़े जा रहे हैं? भारतीय राजनीति के केंद्र दिल्ली और राज्यों में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में काबिज रही है। जिन लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव का दौर देखा है, उन्होंने बूथ लूटने, बैलेट बॉक्स में स्याही डालने, फर्जी मतदान और चुनावी हिंसा देखी या सुनी जरूर होगी। टीएन शेषन से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होते थे और उनकी नियुक्ति कैसे होती थी, वो चुनाव की तारीख कैसे तय करते थे, इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। सरकारें आईं और गईं, मगर तमाम खामियों के बाद भी निर्वाचन आयोग को हारने वाले राजनीतिक दलों ने टारगेट नहीं किया। अब तो ईवीएम ने पारदर्शी चुनाव का रास्ता खोला है। तमाम आलोचनाओं के बाद भी भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि देश या राज्यों में सत्ता का ट्रांसफर बिना विवाद के होता रहा है। ईवीएम ने लोकतंत्र को मजबूत ही किया, जिसकी आज खुलेआम आलोचना करने से सियासी दल नहीं झिझकते हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया को देख लोग मतदान केंद्र पर मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। एक विधायक फ्लाइंग किस करते हुए पकड़ा गया तो आतिशी मरलेना का पीए पैसे बांटता। मतलब कि केजरीवाल एंड कंपनी का चुनावी मुहूर्त पूरी तरह से उलट पुलट हो गया। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी का दिल्ली से बिस्तर बंधता हुआ दिख गया। नतीजे भी सामने आएंगे और तब ही पता चलेगा कि सरकार वाकई किसकी बनने जा रही है। लेकिन वोटिंग पैटर्न और जमीनी सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी की सबसे बदनाम चौकड़ी चुनाव हारने जा रही है। मतदान तक खामोश मतदाता अब मतदान के बाद खुलकर बोलने लगे हैं कि बीजेपी का 27 सालों का वनवास खत्म होने जा रहा है। केजरीवाल के लिए सबसे बुरी खबर यह कि एक तरफ उनकी पार्टी चुनाव हार रही है, तो दूसरी तरफ जिन चेहरों के सहारे केजरीवाल की पूरी सियासी दुकान चल रही थी, एक एक कर सारे चेहरे चुनाव में हार रहे हैं। यहाँ तक कि केजरीवाल भी
उन्हें प्रवेश वर्मा के हाथों करारी शिकस्त मिलने जा रही है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, कालकाजी से आतिशी मरलेना, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज और पटपड़गंज से अवध ओझा यानी आम आदमी पार्टी के सारे सुपरस्टार धूल फांकते हुए दिखेंगे और दिल्ली की नई विधानसभा में वे नहीं दिखेंगे। मतलब साफ है, जिस धूम धड़ाके से केजरीवाल दिल्ली आए और छा गए, अब उसी धूम धड़ाके से उनकी विदाई होने जा रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका लग सकता है। यहां से भाजपा के प्रवेश वर्मा उन्हें हरा सकते हैं। वहीं जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ सकता है। खास बात यह कि ये सीट आम आदमी पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है, लेकिन यहां भी बीजेपी के बाजी मारने की भविष्यवाणी की गई। यहां से भाजपा ने तरविंदर सिंह मारवाह को मैदान में उतारा है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज की ग्रेटर कैलाश सीट भी उनके हाथों से फिसल सकती है। एग्जिट पोल में जहां आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गजों को झटका मिला, ओवरऑल सीट की बात करें तो बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2025 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि एग्जिट पोल में हमेशा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को कमतर आंका गया, लेकिन असल नतीजों में आम आदमी पार्टी अनुमानों से कई गुना अधिक वोट लाभ लेगी। उन्होंने कहा कि आप किसी भी एग्जिट पोल को देख लीजिए, चाहे 2013, 15, 20, आम आदमी पार्टी को हमेशा कम सीटें मिलती दिखाई दी, लेकिन असल में नतीजे उससे अलग आए। दावा उन्होंने किया कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को बड़ी संख्या में वोट दिया। पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। एग्जिट पोल चुनावी सर्वेक्षण एजेंसीज के द्वारा किया गया अनुमान, जो मतदान केंद्रों से वोट डालने के बाद बाहर आने वाले मतदाताओं के लिए किए गए सवाल जवाब पर आधारित होते हैं। ये असल नतीजों से काफी अलग हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी मुस्लिम बाहुल्य सीटें बड़े अंतर से जीती और इस जीत से केजरीवाल ज्यादा आत्मविश्वास से भर गए कि चाहे जो हो फिर से वो इन सीटों को आसानी से जीत लेंगे। यही वजह थी कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव प्रचार करने तक अरविंद केजरीवाल नहीं गए, लेकिन AIM, कांग्रेस और बीजेपी ने ऐसी घेराबंदी कर दी जिससे आम आदमी पार्टी के लिए कई सीटों पर हारने का खतरा हो गया। 11 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम मतदाता हैं। दिल्ली की कुल 70 में से 8 विधानसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती हैं। इन 8 मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम आबादी 45 से 60% है। वहीं बाबरपुर, चांदनी चौक और सदर बाजार और जंगपुरा जैसी सीटों पर मुस्लिम आबादी 10 से 30% तक है। चुनाव में ओवैसी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। विकास से लेकर वक्फ तक पर केजरीवाल को घेरने की कोशिश में रहे हैदराबादी भाईजान ओवैसी अपनी हर सभा में आवाम से केजरीवाल को लेकर सवाल पूछते, तंज कसते कि केजरीवाल ने 2020 में जीत के बाद मुस्लिम इलाकों का रुख नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ओखला, बल्लीमारान, मटिया महल, सीलमपुर, मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सितंबर में सीएम पद आतिशी को सौंपकर मिशन दिल्ली में लग गए थे। 4.5 महीने से लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की कवायद करते रहे, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाके से दूरी बनाए रखी। मुस्लिम इलाकों से केजरीवाल की ये बेरुखी वोटिंग में साइलेंट ही सही बड़ा मुद्दा बन गई। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल ने मुस्लिम इलाकों में प्रचार क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा अपने हैवीवेट मुस्लिम उम्मीदवारों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। क्या केजरीवाल को इस बात का भरोसा था कि सिर्फ पार्टी के नाम पर ही मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में उन्हें 2015 और 2020 वाली कामयाबी हासिल हो जाएगी। 2015 और 2020 वाले चुनाव में दिल्ली की सभी मुस्लिम बाहुल्य सीटें आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। क्या केजरीवाल की रणनीति कामयाब रहेगी या फिर दिल्ली चुनाव में ओवैसी की एंट्री और कांग्रेस की फिर से उभरने की कोशिशों के बीच मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से दूरी आम आदमी पार्टी को महंगी पड़ जाएगी। अमानतुल्लाह खान की नींद कांग्रेस ने उड़ा रखी है। ओखला सीट पर ओवैसी की पार्टी के लिए उम्मीदवार भी कड़ी लड़ाई में है। ठीक वैसे ही मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन ने केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री इमरान हुसैन भी खतरे में हैं। हारून यूसुफ से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है और सबसे बड़ी वजह ये कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हिंदू वोटर्स भी बड़ी संख्या में मतदान करने निकले। माना जा रहा है कि इन सीटों में से बीजेपी 3 से 4 सीटें जीत सकती है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की उम्मीदें ओखला सीट पर टिकी हैं। अगर कांग्रेस नहीं जीत पाई तो ओखला में भी कमल खिल सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में अमानतुल्लाह खान चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
एग्जिट पोल के नतीजों से आम आदमी पार्टी काफी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट में कभी एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज को स्पा और पार्लर चलाने वाली कंपनियां कह रही है तो कभी बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है। हालांकि पिछले 5 साल में 25 से अधिक बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इस किस्म के आरोप लगाए हैं, लेकिन अब तक उसका कोई भी आरोप सही साबित नहीं हुआ। अब एग्जिट पोल के नतीजों के बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाए जाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस का काम करना शुरू कर दिया है। 8 फरवरी से पहले बीजेपी ने हार मान ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की, कुछ में वो सफल हुए, पैसे और जांच एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में हमारे 2 मंत्रियों को तोड़ा, हमने तमाम संघर्षों के बाद दिल्ली को बचाया। संजय सिंह ने बताया कि हमारे बहुत सारे विधायकों ने हमें सूचना दी कि हमारे साथ विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर आ चुका है। 1-2 से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया। आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमने सबको बोल दिया कि जितनी भी इस तरह की कॉल आए उनकी रिकॉर्डिंग्स कीजिए, इसकी शिकायत दी जाएगी। अगर आपसे कोई मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसको हिडन कैमरा लगाकर वीडियो बनाइए, उसकी सूचना मीडिया और फिर सबको दी जाएगी। हमने अपने विधायकों को सचेत कर सावधान किया। संजय सिंह ने कहा कि 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। पहली बात यह कि 8 फरवरी को काउंटिंग से पहले बीजेपी ने हार मान ली है और दूसरी बात ये कि वो बुरी तरह से हार रही है। दूसरी बात ये कि जो खरीद फरोख्त का तरीका वो पूरे देश में अपनाते हैं, अब वो दिल्ली में भी शुरू हो चुका है। इसको कई बार वो ऑपरेशन लोटस और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। उन्होंने कहा कि पैसे और जांच एजेंसी जिस चीज से दबाव बन जाए उसका इस्तेमाल कर विधायकों को तोड़ा जाए। इसके पहले सांसद संजय सिंह एग्जिट पोल करने वाली कंपनीज पर तीखा हमला बोल रहे थे। उन्होंने इन कंपनीज को स्पा और मसाज करने वाली कंपनीज बता डाला। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो नतीजे भला क्या होंगे, आपको पता ही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल करने वाली कंपनी पर हमला करते हुए कहा कि अगर मसाज देने वाली और स्पा चलाने वाली कंपनीज एग्जिट पोल करेंगी तो आपको पता है एग्जिट पोल का क्या हाल होगा। इस बार जनता ने हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के मुद्दे को स्वीकार किया और मैं बस इतना ही कहूंगा कि सभी लोग 8 फरवरी तक इंतजार करें। एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 4 से बढ़कर करीब 9% होने का अनुमान है और इस बात से अरविंद केजरीवाल ही नहीं पूरी आम आदमी पार्टी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि गणित एकदम सीधा है। कांग्रेस के जितने वोट बढ़े वो सारे के सारे बीजेपी विरोधी वोट हैं जो हर हाल में बीजेपी को हराना चाहते हैं। मतलब कि कांग्रेस के वोट का बढ़ना बीजेपी के फायदे का सौदा है। 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तब की कहानी कुछ दूसरी थी और अब की कहानी कुछ दूसरी है। 2015 में जब कांग्रेस को 9.65% वोट मिले थे तो 36 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट 10,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए। 11 सीटें ऐसी थीं जहां 20,000 वोट कांग्रेस लेकर आई थी। अनुमानों के हिसाब से बीजेपी के कैंडिडेट को जीत मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह यह कि तब आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर थी और दिल्ली में मतदान का प्रतिशत भी काफ़ी ज़्यादा था। कांग्रेस के वोट 29 से घटकर सीधे 9% पर आ गए। मतलब कि कांग्रेस वोट सीधे तौर पर केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गए। इस शिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा योगदान मुस्लिम बाहुल्य सीटों का था, जहां आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत बड़ी हुई। ऐसा ही कुछ सीन 2020 में भी हुआ। तब कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और सिर्फ 4.63% वोट लिए थे और एक भी सीट नहीं जीत सकी। लेकिन मतदान का प्रतिशत करीब 2% कम हो गया। लेकिन तब भी 8 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट 10,000 वोट लेकर आए थे। अनुमानों के हिसाब से यहां भी बीजेपी को जीत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट्स को यहां ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन हुआ इसके उलट। इन 8 सीटों में 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीत कर ले गई और सिर्फ एक ही सीट बीजेपी को मिली। इसका कारण केजरीवाल के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी था। लोगों पर केजरीवाल की योजनाओं का असर था, लेकिन इस बार केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, शराब घोटाला, शीश महल, खराब सड़कें, पानी और बिजली की समस्या, एजुकेशन मॉडल की हवा तक निकलना। ऐसे वक्त में कांग्रेस खासतौर से मुस्लिम बाहुल्य सीटों और कुछ दूसरी सीटों पर जोरदार टक्कर दे रही है और अब उसके वोट प्रतिशत का बढ़ना और दिल्ली में 2020 के मुकाबले कम मतदान का होना आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस केजरीवाल के दलित से लेकर मुस्लिम वोट बैंक तक में सेंध लगा रही है। दोनों ही वर्गों का बड़ी संख्या में वोट पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिला, लेकिन अगर कांग्रेस ये वोट नहीं काट रही तो कांग्रेस के जो वोट डबल हुए हैं तो वो बीजेपी के खाते में आ गए। ऐसे में बीजेपी को नुकसान हो सकता है।